नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं, गणतंत्र दिवस पर यूपी में सियासी झांकी। महाभारत में इसलिए ये कह रही हूं क्योंकि देश गणतंत्र दिवस का आज जश्न मना रहा है, अपने वीर सैनिकों के बलिदान को याद कर रहा है, अपनी धरोहर, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सैन्य ताकत पर देश गर्व कर रहा है। लेकिन सियासत अपनी उसी आदत पर अटकी हुई है जिसके बिना एक दिन भी रहा नहीं जा सकता है। जी हां, आज हम सब गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन गणतंत्र के दिन भी सियासी तंत्र ने राजनीतिक मंत्र जरूर उछाल दिया। जो काम समाजवादी पार्टी ने किया वही बीजेपी ने भी आज किया। सपा अध्यक्ष ने अमर जवान ज्योति का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसा करने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमर जवान ज्योति की स्मृति में आज 26 जनवरी को हम सब अपने अपने स्तर पर एक ज्योति जलाएं और मिलकर एक देश की आवाज उठाएं। संदेश साफ कि अमर जवान ज्योति से यूपी में सियासी लौ जलाने की कोशिश हो रही है क्या? अखिलेश यादव अमर जवान ज्योति के जरिए बीजेपी के राष्ट्रवाद की काट खोज रहे हैं और शहीदों के अपमान का आरोप लगाते हुए इसे उत्तर प्रदेश में सियासी मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शहीद स्मारक पर ज्योति शहीदों के सम्मान में अनवरत जल रही है, लेकिन सियासी मशाल जलाने के लिए बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गणतंत्र दिवस पर भी वो जारी रही। गणतंत्र दिवस पर देश अपने अस्त्र शस्त्र और अचूक हथियारों का प्रदर्शन देख रहा था, लेकिन सियासत ने गणतंत्र दिवस को ही हथियार बना लिया और एक बार फिर बलिदान की मशाल से सियासी ताप बढ़ाने की कोशिश की गई। जबकि फर्ज बनता है इस दिन सारे सियासी मतभेद भुलाकर देश के प्रतीकों, आदर्शों का सम्मान किया जाए, लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक ही सियासत का एजेंडा बन गए। अमर जवान ज्योति से यूपी में सियासी लौ जलाने की कोशिश हुई है। आज महाभारत में मैं कह रही हूं, अखिलेश का प्रण, बीजेपी बोली तुष्टीकरण। इधर अखिलेश ने सियासी प्रण लिया, उधर बीजेपी ने तुष्टीकरण की ओर इशारा करते हुए तस्वीरें पेश कर दी। अखिलेश यादव ने प्रण लेते हुए कहा कि आज संकल्प उठाएंगे, अमर जवान ज्योति फिर से जलाएंगे। जब अखिलेश मशाल से सियासी मशाल जलाने की कोशिश कर रहे थे तो बीजेपी ने गणतंत्र की झांकी में सियासी झांकी दिखाने की कोशिश की, झांकियों में राजनीतिक रंग खोजने की कोशिश की। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल उत्तर प्रदेश की 2 झांकियों की तस्वीरें ट्वीट की। इनमें उत्तर प्रदेश की एक झांकी इस गणतंत्र दिवस की थी और दूसरी झांकी 6 साल पहले यानी 2016 की उत्तर प्रदेश की झांकी थी। यह झांकी तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे। झांकी के जरिए निशाना अखिलेश यादव थे। दोनों झांकियों की तुलना करते हुए अंतर दिखाया गया और पूछा गया कि कुछ समझ आ रहा है क्या? यह जताने और बताने की कोशिश की गई कि बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश को किस तरह प्रदर्शित किया गया, जबकि अखिलेश सरकार में क्या दिखाया गया था। क्या बीजेपी ये झांकी दिखाकर अखिलेश पर तुष्टीकरण के आरोप मढ़ रही थी क्योंकि उस झांकी में एक धर्म विशेष के लोगों को दिखाया गया, जबकि इस बार की उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झलक दिखाई गई। सवाल उठता है, क्या बीजेपी सांस्कृतिक झांकियों को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही थी? क्या यह ध्रुवीकरण की कोशिश है? इसके अलावा सीएम योगी ने भी राजपथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी का वीडियो ट्वीट किया और जोर देकर कहा कि यह है नया उत्तर प्रदेश। कम शब्दों में सीएम योगी ने भी कुछ ऐसा ही संदेश देने की कोशिश की। आज महाभारत में मैं कह रही हूं कि गणतंत्र पर जाटों तक बीजेपी की परेड हो रही है क्या? एक तरफ अखिलेश यादव ने अमर जवान ज्योति पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने 2016 की उत्तर प्रदेश की झांकी को लेकर तंज कसा और इधर बीजेपी नेताओं ने राजपथ से जाट समुदाय तक परेड शुरू कर दी है। गणतंत्र दिवस के दिन भी बीजेपी नेता सियासी काम में जुटे रहे। पश्चिमी यूपी में सियासत पलटने का मादा रखने वाले जाट समाज को लोग बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर जुटे रहे और बीजेपी के तमाम दिग्गज जाट नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह जाटों से मिलने पहुंचे। यह सारी कोशिश, सारी कवायद और सारी परेड जाटों को मनाने की थी, संदेश देने की थी कि बीजेपी जाटों के साथ है। पिछले कुछ दिनों से आंदोलन को लेकर यह संदेश दिया जा रहा था कि जाट बीजेपी से खफा है और इसके बाद सपा आरएलडी का गठबंधन भी हो गया तो बीजेपी को पश्चिमी यूपी में नुकसान की बातें कही जाने लगी। इसके बाद बीजेपी जाट समाज की मान मनव्वल में जुट गई। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी में बीजेपी के प्रभारी भी हैं। ऐसे में जाटों को समझाने, बनाने और बीजेपी के साथ लाने का जिम्मा उन्होंने कैसे अपने ऊपर ही लिया। शाह ने इस दौरान जाट नेताओं से संवाद किया। अमित शाह का स्वागत भी सम्मान का प्रतीक साफा बांध कर किया गया।
अब देखना यह है कि गणतंत्र पर जाटों तक बीजेपी की परेड पश्चिमी यूपी में कितना काम आती है और क्या फिर से जाटों को साध पाती है। और आज महाभारत में मैं कह रही हूं कि गणतंत्र के जश्न में क्यों सियासी प्रश्न। गणतंत्र दिवस पर बीजेपी ने जहां जाट समाज को साधने की कोशिश की, वहीं अखिलेश यादव ने भी इस दिन सियासी संदेश देने की पुरजोर कोशिश की। 2 पन्नों की चिट्ठी जारी कर दी। पहली पंक्ति में गणतंत्र दिवस की बधाई दी और उसके बाद पूरे 2 पन्ने सियासी वादों और सियासी निशानबाजी से भरे थे। पत्र के आखिर में 2 चुनावी नारे लिखते हुए बड़ों और युवाओं से चुनाव के लिए सहयोग मांगा गया। इसमें अखिलेश ने महंगाई से लेकर शोषण, व्यापार, कारोबार, सब पर सवाल उठाए और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या दिक्कत और किल्लत है, जिल्लत है आज के समय में। इसके साथ अखिलेश ने वादों की झड़ी भी लगा दी और कहा कि अनुशासन से शासन करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गणतंत्र दिवस पर सियासत क्यों, राष्ट्रीय प्रतीकों को क्यों सियासी सांचों में ढाला जा रहा है। कभी अमर जवान ज्योति तो कभी सांस्कृतिक झांकी। राष्ट्रीय पर्व के बहाने राजनीतिक संदेश और चुनावी अभियान दोनों तरफ से साधने की कोशिश है क्या। और मैं आपको सुनवाऊं कि उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं आज जो जिस तरह से राजनीतिक समीकरण राष्ट्रीय चिन्हों को लेकर साधने की कोशिश हुई है, मैं आपको वो सबसे पहले दिखा देती हूं, उसके बाद बड़ी खबर भी आपको दिखाऊंगी। जरा दिखाएं क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग। आज के दिन भी अगर वो वोट के लिए और जनता को डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरे तरफ, तो ये सीधी सी बात है कि 2022 में बीजेपी की सरकार आ रही है और अखिलेश जी कहीं दिखाई नहीं देंगे। हमारे देश के जितने वीर जवान शहीद हुए उन लोगों के बारे में उनको बात करनी चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से सिर्फ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, हर तरफ से वो हताश है, निराश है, कुछ नहीं कर रहे हैं। इतने बड़े राष्ट्र के गणतंत्र में उन्होंने अगर इस तरह की बातें करी हैं तो मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी औचित्य है उनका इस देश की राजनीति में भी हिस्सा लेना। के दिन इस तरीके का बात करने का कोई औचित्य ही नहीं होता है और इस तरीके का ओछी बातें आज के दिन करना भी नहीं चाहिए। और मैं महाभारत में अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूं कि जाट नेताओं के साथ अमित शाह ने बैठक की है। करीब 2 घंटे तक बैठक हुई है। अमित शाह ने बैठक की, जाट समुदाय से बीजेपी को समर्थन देने की अपील की है। मैं सृष्टि के पास जा रही हूं, जरा बड़ी खबर सृष्टि ही बताएंगी। सृष्टि जरा बताइए वहां से क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 2 घंटे तक बैठक की है अमित शाह ने जाट समुदाय के साथ। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि जो बड़ी बातें और बड़ी खबरें यहां से निकल कर आई हैं वो सीधे तौर पर प्रवेश वर्मा ने रिपब्लिक भारत से अभी बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि छोटे चौधरी साहब ने जो है वो गलत घर चुन लिया और हमने दरवाजा खोल रखा है आरएलडी के लिए। ये बड़ी बातें रही और जितने भी जाट नेता यहां पर पहुंचे हुए थे उनसे सभी से हमने बातचीत करने की कोशिश की और सबका लगातार यही कहना था कि नाराजगी कहीं पर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। जाट 2014 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, इन तीनों का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने प्रवेश वर्मा के घर के भीतर जब वो अपना संबोधन दे रहे थे तब उन्होंने किया कि नाराजगी भले आपकी रही, कुछ मुद्दों पर आपने फटकारा भी, हमसे बात भी नहीं की, इन तमाम बातों का जिक्र अमित शाह ने किया। कहा कि इसके बावजूद भी आपने हमें प्यार दिया, सम्मान दिया, जब भी आपके सामने झोली फैलाई है आपने हमें प्यार ही दिया है और वोट के जरिए कमल खिला है और वही भरोसा, वही विश्वास दोबारा से किस तरीके से पुख्ता हो, इन तमाम बातों के जरिए वो उसी विश्वास को दोबारा पाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर आज जाट नेताओं से बातचीत की है और सीधे तौर पर विपक्ष पर भी सवाल खड़े किए। दर्शकों को एक बार बता देते हैं, बड़ी खबर यह है कि जाट नेताओं से बातचीत के दौरान जयंत चौधरी पर अमित शाह ने बोला है। ये बड़ी खबर बताते हैं सृष्टि, जिसके बारे में आप जिक्र कर रही थी कि जयंत चौधरी अच्छे आदमी है लेकिन गलत जगह चले गए हैं। अमित शाह का सीधा निशाना, जयंत चौधरी अच्छे आदमी है, गलत जगह चले गए हैं। एसपी आरएलडी की सरकार बनी तो आजम खां की ही चलेगी। अब देखिए अमित शाह ने क्या संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत जगह चले गए और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो किस तरह से अगर सरकार बनेगी तो चलेगी सिर्फ आजम खां की। ये संदेश जो आरएलडी के साथ सपा का गठबंधन हुआ, उस गठबंधन पर सीधा सीधा हमला अमित शाह का है। और यूं ही अमित शाह राजनीतिक चाणक्य नहीं कहे जाते हैं। अमित शाह का सीधा हमला उस गठबंधन पर जिसे लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे, लेकिन क्या उस गठबंधन में दरारें हैं? मैं एक बार सृष्टि आपसे पूछ रही हूं, वहां पर प्रतिक्रिया क्या है, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं। बिल्कुल सुचारिता, तमाम जो जाट ने लीडर्स यहाँ पर थे उनसे हमने जब बातचीत करने की कोशिश की तो उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि सिर्फ भ्रम फैलाया गया। एक बार हम बात सुना भी देते, क्या बातचीत हुई है? लगातार कहा जा रहा है, सपा आरएलडी कह रही है कि जाट और किसान हमारे पाले में। जाट कभी भी सपा और आरएलडी को वोट नहीं करेगा। जाट आज नहीं भूला है 2013 के उन दंगों को, जब हमारी बहन की इज्जत बचाने के लिए गौरव और सचिन को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। कोई भी जाट सपा और आरएलडी के पाले में वोट करने वाला नहीं है। कुछ शिकायतें थी हमारी, माननीय अमित शाह जी ने हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुना है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और जाट एक राष्ट्रवादी कौम है। हम दोनों का चोली दामन का साथ है। जाट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को वोट करता रहा है। आगामी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी से भारी मतदान करेगा। अब बातचीत में ये भी कहा गृह मंत्री ने कि छोटे चौधरी साहब ने गलत रास्ता चुन लिया है, गलत घर चुन लिया है, लेकिन वो दावा किसानों की बात करते हैं, लेकिन दावा लगातार कर रहे हैं कि हम जाट और किसान हमारे पाले में, और बीजेपी कह रही है हमारे। अभी जैसे सर ने कहा कि नाराजगी रहती है, नाराजगी दूर। अभी आपने एक फेसबुक पे एक वो मैसेज देखा होगा, जाट चौधरी हमारे जैन साहब जी ये कह रहे थे कि मैंने जाटों का ठेका ले रखा है। तो जाटों ने ही क्या उनका ठेका ले रखा है? जाट अपना स्वाभिमान है, जाट अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकता है। जाट बीजेपी के अलावा किसी और को वोट करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही करेगा। और क्या क्या मुद्दे आप लोगों ने अपनी तरफ से? सृष्टि, जो बातें आप बता रही हैं वहां से आप लोगों के साथ जुड़ रही हैं, लेकिन अमित शाह का ये बयान कि अच्छे आदमी है लेकिन गलत जगह चले गए। मैं परिचय करा देती हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी, जीडी बख्शी सर थोड़ी देर में जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह सांखला जी, और साथ ही आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डॉक्टर खान, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूं। आपने सुना वहां पर, हालांकि बात तो मैं राष्ट्रीय चिन्हों को लेकर जो सवाल उठाए गए उस पर करना चाहती हूं, लेकिन एक्शन इतना ज्यादा है सर वहां दिल्ली में कि अमित शाह ने मुलाकात की है जाट नेताओं से और सीधे सीधे आपके सहयोगी के लिए कह दिया नेता अच्छे हैं लेकिन गलत जगह चले गए। आप सुचारिता ये बात जानती हैं कि अमित शाह जी किस कदर जो है वो घबराए हुए हैं, बीजेपी घबराई हुई है। आज पैर के नीचे से जो जमीन है वो खिसक चुकी है। आप देखिए ना, बैठक कर रहे हैं। बैठक करने का क्या मकसद? उनको पता है कि जाट नाराज है, जाटों में रोष है क्योंकि इन्होंने जाटों का अपमान किया है, किसानों का अपमान किया। ये पता है अमित शाह जी को, इनके बड़े नेताओं को पता है। और आप देखिए ना कि चौधरी चरण सिंह के पोते, आप देखिए चौधरी जयंत सिंह पर किस तरह का प्रहार किया, कैसे लाठियां भजवाई है उनके ऊपर, कैसे मारा है उनको। और आज देखिए इनका दोहरा चरित्र, देखिए कि कैसे हमदर्दी जता रहे हैं। देखिए ना कैसे हमदर्दी जता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि इन्होंने जाट नेताओं को, चाहे वो राकेश टिकैत जी हो, उनको कैसे अपमानित किया, जलील किया, पानी कटवा दिया, बिजली कटवा दिया। लोकतंत्र में सभी का अधिकार होता है अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का। यह मतलब नहीं है पानी कटवा दे, आप बिजली कटवा दे, आप शौचालय बंद करवा दें। ये सब आपका मुखौटा है। ये आप लोकतंत्र पर प्रहार करते हैं। आप एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, एक तरफ आप गणतंत्र दिवस की बात करते हैं, एक तरफ आप देश के मुल्क को आजाद करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इस मुल्क में नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से हरकत कर रहे हैं। वही किसान है वहां पर जी 750 किसान शहीद हो गया, उसकी लिस्ट तक आपके पास नहीं है। लखीमपुर में किसानों को रौंद दिया आपने। क्या है? खान, मैं तो एक सवाल पूछूंगी सर, दूसरी तरफ कोई नर्वसनेस तो नहीं है यहाँ पर? अगर ये बैठक हो रही है वहां कोई नर्वसनेस तो नहीं है? क्योंकि मैं तो इसे खुला ऑफर कहूंगी सर, जो गृह मंत्री की तरफ से आया है। अभी जो उन्होंने कहा, ये तो खुला ऑफर मैं मान रही हूं कि वो कह रहे हैं कि भाई अच्छे आदमी है, गलत जगह चले गए। कहीं समीकरण बदल तो नहीं जाएंगे जब तक चुनाव पास आएंगे? देखिए सुचेता जी, एक बात आप जानती है, समीकरण बदल गया है। जनता उत्तर प्रदेश की बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। उसने समीकरण बदल दिया आज घबराहट में, और उस घबराहट में ये लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं। वरना इनको पता है कि किसानों को इन्होंने प्रताड़ित किया है। इनको पता है कि किस तरह खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी तक कहा, क्या नहीं कहा, कील कांटे तक लगा दिए, आंदोलन नहीं करने दिया। आप समझिए। और जब पूरी तरह से ये नर्वस हो गए, हताश हो गए, तो उन्होंने कहा आंदोलन को वापस ले रहे, हमने जो कानून बनाया उसे वापस ले रहे। और आप देखिए जो इन्होंने मांगे मानी थी वो मांगे नहीं
अप्लाई किया, इन्होंने कहा था एमएसपी की गारंटी देंगे, क्या गारंटी दे दिया एमएसपी की? नहीं दिया। और मन भी साफ नहीं है, इनको किसानों से लगाव नहीं है, इनको वोट से लगाव है, इनको किसानों से हमदर्दी नहीं है। आज चुनाव है तो देखिए ये जाते हैं उनके दरवाजों तक जाते हैं। चुनाव है तो आप उस दरवाजे तक जा रहे हैं मनीष जी, चुनाव नहीं होता तो आप उस दरवाजे तक नहीं जाते। डॉक्टर खान कह रहे हैं कि चुनाव है तो आपने उस दरवाजे को खटखटाया, वरना आप तो जा ही नहीं रहे थे उस राह पर। उस राह पर तो ये थे। मनीष, दो बातों का जवाब दूंगा जी। एक तो हम तो 2013 में तब भी उनके साथ खड़े थे जब सचिन गौरव की हत्या अपनी बहन को इज्जत बचाने के लिए की गई। डीएम और कप्तान ने उन हत्यारों की गिरफ्तार किया तो उनका तबादला कर दिया गया आजम खान और अखिलेश यादव के इशारे पर। दंगे भड़कने पर उन्हीं पीड़ितों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। भारतीय जनता पार्टी उस समय पीड़ितों के साथ खड़ी थी और कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन पीड़ितों को न्याय देंगे। 17 में हमारी सरकार बनी तो आजम खान और अखिलेश यादव के इशारे पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसको हमने वापस लिया। दूसरी बात, जो आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि जयंत अच्छे व्यक्ति हैं, ये बात और गलत जगह पर है। तो गलत जगह पे जो है वो हम नहीं कर रहे हैं। जयंत जी के पिताजी का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर है जब वो कह रहे हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा देव समझो उसमें बैठा। अजीत भाई अच्छे मित्र हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा था, अरे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने, समझो उसमें बैठा गुंडा। तो उस पार्टी में अगर जैन जी जा रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते से अमित शाह जी ने अपनी राय को व्यक्त किया। देखिए पूरे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपमान कर रही है समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से नाहिद हसन को टिकट दे रही है, जो खुलेआम कह रहा है हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदो, तमाम अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है। और इनके अभी बेरठ से एक प्रत्याशी है, उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो गिन गिन कर बदला लेंगे। आखिर बदला किससे लेंगे? तो ये निश्चित रूप से ये अपमान समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो उनके कैंडिडेट हैं, उनके नेचर, उनके बदला नेचर किससे को अगर आप लेंगे? मैं डॉक्टर अजीज खान से पूछूंगी कि बदला किससे लेंगे। डॉक्टर खान, अब देखिए ये बीजेपी जो है लगातार इस वीडियो को उछाल रही है और अपने वोटर को भी याद दिला रही है कि देखिए अगर आएंगे तो किस तरह से ये बदला लेने की बात कर रहे हैं। तो मैं उस पर आती हूँ, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर दिखा देती हूँ, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो बैठक हो रही है, डॉक्टर खान मैं आ रही हूँ, रोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जाऊंगी, शिवा आपके पास आ रही हूँ, लेकिन बड़ी खबर बता देती हूँ कि किस तरह से जयंत चौधरी को बीजेपी का ऑफर। जयंत चौधरी पर बोले प्रवेश वर्मा, उन्होंने कहा कि जयंत के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। ये प्रवेश वर्मा का बड़ा बयान है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, प्रवेश वर्मा जिनके घर पर ये बैठक चल रही थी, प्रवेश वर्मा के घर पर ही अमित शाह पहुंचे थे और वहां पर जाट समुदाय के नेताओं के साथ मुलाकात की। प्रवेश वर्मा का बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि जयंत चौधरी के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। चुनाव के बाद बहुत सी संभावनाएं हैं। जी हां, चुनाव के बाद बहुत सी संभावनाएं हैं। जयंत चौधरी ने गलत रास्ता चुना है, ये कह रहे हैं प्रवेश वर्मा। देर नहीं हुई है, कभी भी आ सकते हैं, यानी कि अभी भी देर नहीं हुई है, कभी भी आ सकते हैं। और किस तरह से बीजेपी के दरवाजे जयंत चौधरी के लिए खुले हुए हैं, ये बड़ी खबर मैं आपके अपने दर्शकों को बता रही हूं। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि जयंत चौधरी का बयान, जयंत चौधरी को लेकर प्रवेश वर्मा का बयान आया है। यानी कि एक बात तो बिल्कुल साफ है, और डॉक्टर मनीष जी मैं अगर ये कहूं कि एक बात बिल्कुल साफ है कि जयंत चौधरी को साधने में अब बीजेपी लग गई है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि जयंत चौधरी के जरिए ही, ये बड़ी खबर जरा एक बार फिर से दिखाएंगे अमित, कि जयंत चौधरी के जरिए पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश, क्योंकि पहले अमित शाह और उसके बाद प्रवेश वर्मा का ये बयान आया है। तो ये बयान अपने आप में, और रोहित जी वहां बैठे हुए हैं, वो खुश हो रहे हैं। भाई आज आपके नेता देखिए, खींचतान दोनों पार्टियों में ऐसा लग रहा है कि आपके नेता की वजह से हो रही है। रोहित जी, वहां पर अच्छे आदमी गलत जगह बता दिया गया, यहां पर डॉक्टर अजीज खान कह ही रहे हैं कि भाई हमारे ही आदमी हैं, हमारे ही हैं, और हमने तो गठबंधन कर लिया है। रोहित जी, ये क्या मत बदलने की बात भी हो सकती है कि चुनाव के परिणाम आते आते? सुचारिता जी, मैं कहना चाहूंगा अमित शाह जी भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर जब माननीय जयंत चौधरी जी हाथरस की बेटी को न्याय दिलवाने गए थे तो उनके ऊपर लाठी चलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया था? उनकी हत्या की साजिश क्यों की थी भारतीय जनता पार्टी ने? जब जाट का बेटा राकेश टिकैत किसान आंदोलन में बैठा हुआ था तब उसके साथ साजिश क्यों कर रहे थे? उसके आंसू नहीं दिख रहे थे आपको? जब 700 किसानों की शहादतें हो रही थी, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से 700 किसानों की शहादतें हुई हैं, उसमें ज्यादातर जाट के बेटे थे, तब आपको
आपको दर्द जाट समाज का दर्द नहीं दिखाई दे रहा था? आज आपको जब चुनाव आ गया है, वोट लेने की बारी आई है, तब आपको जाट समाज याद आया है? आपको शर्म आनी चाहिए। आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश की सबसे महंगी बिजली देने का काम किया है। बड़े बड़े बिल बिजली के आप भेजते हैं और वहां पे बिजली नहीं आती है, और लेकिन बिल बड़े बड़े भेजते हैं। बिल्कुल रोहित जी जिस तरह से बता रहे हैं, रोहित जी आप अपना गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, ये बिल्कुल साफ है। गठबंधन का धर्म आप निभा रहे हैं क्योंकि आप अभी गठबंधन के तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और सीधे सीधे रोहित जी कह रहे हैं कि भाई ये गठबंधन, उनका इशारा इसी तरफ है कि गठबंधन बना हुआ है, गठबंधन में कोई दरार नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी अब किस तरह से जयंत चौधरी को साधने में लगी हुई है। इसीलिए कहा गया है कि जयंत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, अगर देर नहीं हुई है कभी भी आ सकते हैं बीजेपी की तरफ। ये बड़ा बयान प्रवेश वर्मा का आया है जयंत चौधरी को लेकर। अगर एक बार सुनवाते हुए बयान अगर हमारे पास है, प्रवेश वर्मा का ये बयान सुना देते हैं कि क्या कहा है उन्होंने जयंत चौधरी पर। उसके बाद मैं शिवम के पास जा रही हूं और डॉक्टर खान के पास जाऊंगी। प्रवेश वर्मा का ये बयान सुना देते हैं। उन्होंने सबसे फिर से एक बार विनती करी, प्रार्थना करी कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, क्योंकि चाहे जाट समाज हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही राष्ट्रभक्त हैं, दोनों ही देशभक्त हैं और दोनों ही देश की सुरक्षा से प्यार करते हैं। जयंत चौधरी जी को लेकर जो उन्होंने बोला कि आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं इलेक्शन के बाद, अभी तो उन्होंने क्योंकि एक घर चुन लिया है, इलेक्शन के बाद में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, तो यहाँ के लोग, सारे समाज के लोग जयंत से बात करेंगे और पार्टी का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला है। तो आपने सुना कि प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, पार्टी में अगर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। ये सीधे सीधे संकेत दिया गया है प्रवेश वर्मा की तरफ से कि भाई पार्टी में रास्ता बिल्कुल साफ है। मुझे एक बात बता दीजिए शिवम, मैं आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर अजीज खान कह रहे हैं कि ये गठबंधन तो हो चुका है शिवम, लेकिन क्या बीजेपी को लग रहा है कि इसी के रास्ते पश्चिम यूपी साध सकते हैं? देखिए सुचारिता जी, ये बेमेल गठबंधन है। अगर हम बात करें खास तौर पर जाटों की, जाट एक शूरवीर कौम है, एक योद्धा कौम है, एक राष्ट्रवादी कौम है, और वो उन आदमियों के साथ कैसे मिल जाएगी जाके जो इस देश के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हो या देश को गाली देते हो। महाराजा सूरजमल से लेकर चाहे आजादी में लड़ने वाले राजा नाहर सिंह हो, शाहमल तोमर हो, राजा महेंद्र प्रताप सिंह हो, एक लेगेसी रही है जाटों की। और जहां तक बात जयंत जी की है, चाहे उनके पिताजी की भी बात रही हो, उनके साथ किसने क्या किया है क्या ये देश नहीं जानता? चौधरी चरण सिंह जी की जो एक जमीनी लड़ाई थी उसको खींचकर मुलायम सिंह यादव जी ने किस तरीके से चीजें की है, अजीत सिंह जी ने इस बात को माना भी और जनता के बीच में कहा भी। जैसा कि पहले कहा गया कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर गुंडा, तो बिल्कुल सही कहा आदरणीय अमित शाह जी ने कि भाई ठीक है, वो गलत घर चले गए, आदमी शानदार हैं। और जहां तक बात जाटों की है, एक राष्ट्रवादी कौम एक राष्ट्रवादी पार्टी के साथ ही जाएगी। हां, वो अलग बात है कि कुछ समय के लिए चीजें इधर उधर हो गई हो, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और मेरा मानना है, और मैं अभी भी मानता हूं इस बात को, कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर वेस्ट में जाट समाज जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाला है। अगर दो भाइयों में लड़ाई हो गई या उस बात को लेकर, किसी भी बात को लेकर तनातनी हो गई, तो इसका यह मतलब नहीं जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो कौम के द्रोही हैं, जो धर्म के द्रोही हैं, उनके साथ जाकर बैठा जाए और उनके साथ जाकर जो है लोग चले जाएंगे। नहीं, भाइयों की लड़ाई थी, निपट गई, मैं बिल्कुल मानता हूं लंबी चली शायद नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं मसला जब देश का हो, जब राज्य का हो, जब धर्म का हो, तो साथ धर्म का ही दिया जाता है, अधर्म का नहीं दिया जाता। अच्छा, यानी आप धर्म की तरफ हैं और वो अधर्म की तरफ है। डॉक्टर अजीज खान, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्योंकि बात हम आज तो कोई दो राय नहीं है। एक सेकंड, डॉक्टर अजीज खान मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर खान, मुझे ये बताइए कि आदिल चौधरी का जो बयान आया और जिस तरह से वीडियो बार बार दिखाया जा रहा है, अब ये तो गठबंधन में फूट डालने के लिए इसका इस्तेमाल हो जाएगा। डॉक्टर खान, किसको धमका रहे हो? जी एक बात आप समझिए जी कि अमित शाह जी हार मान गए हैं, ये सरेंडर कर दिए। ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद आप हमारे साथ आ जाइएगा, सरकार बनाना है। यानी आप पहले से क्लियर हो चुका है कि अब आप पूरी तरह से आपकी जमीन खिसक चुकी है और आपकी सीटें नहीं आने वाली। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इतने बड़े देश के इतने बड़े नेता ने ये सरेंडर कर दिया, हार मान गए, पहली बात। अब बताइए ना, 5 साल में आपने 5 साल क्या उपलब्धि किया? आप शासन सरकार नहीं, आदिल चौधरी का बताइए, वो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि बदला ले। शिवम बोलने दीजिए, एक एक करके।
शिवम वो बात कर लो, फिर मैं आती हूं। नॉर्मल रहिए, ठीक है जी। देखिए 5 साल की उपलब्धि, आप 5 साल शासन सरकार में थे, आप अपनी उपलब्धि क्यों नहीं ले जा रहे? आप हिंदू मुसलमान वीडियो, आप एडिटेड वीडियो आप पेश कर रहे हैं। आप हमारे नेताओं के जो वीडियो है उनको एडिट करके उनकी आवाज को डाल, सर ये वीडियो गलत है क्या डॉक्टर खान? कोशिश कर रहे हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताऊं, मैं दावा करता हूं नहीं कि आप कितना भी टेम्पर्ड, मैं एक बार मैं आपसे पूछ लेती हूँ डॉक्टर खान, वायरल करें, ये वीडियो गलत है क्या? होती है आपके इस नफरत के बाजार को, सुनिए मेरी बात, नफरत के बाजार को वो समझती है कि आप नफरत के बाजीगर हैं, आप नफरत का माहौल पैदा करते हैं, झूठ का व्यापार करते हैं। अमित शाह जी से लेकर बड़े से नेता से लेके छोटे नेता तक झूठ का झोला लिए घूम रहे हैं। मैं बता रहा हूं, आपकी झूठ बात, आपकी गलत बात, आपकी जो नफरत की बात, अब जनता सुनने वाली नहीं है। जनता चाह रही विकास पर बात हो, महंगाई पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो। आप बड़े हमदर्द हैं, किसानों को आपने कुचल दिया, 750 किसान मर गए, आप उनके मुआवजा नहीं दिया, आप गलत कानून लेके आए, वापस लिए, किसानों का क्या फायदा हुआ? एमएसपी की गारंटी की बात की, वो भी आपने नहीं दिया क्या? डॉक्टर खान आप देखिए, आप गंभीर बात कर रहे हैं, और अगर ये आरोप सही है तो फिर मनीष जी को जवाब देना होगा। आप ये कह रहे हैं कि आदिल चौधरी का जो वीडियो दिखाया जा रहा है ये गलत है। मैं अगर सीधे पूछूं, ये धमकी है, और ये धमकी बीजेपी के नेता लगातार इस वीडियो को उछाल रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, ये वीडियो गलत है क्या? अगर ये है तो मैं मनीष जी से पूछूं, गलत है ये वीडियो? बिल्कुल सारे देखिए, इनका जो आईटी सेल है, देखिए सुचेता जी, ये देखिए ये क्या है, आप जरा बड़ा करके दिखाएं आप इसको। ये कलकत्ता का फ्लाईओवर है, अमेरिका का क्या है कारखाना, इसको उत्तर प्रदेश का विकास का मॉडल दिखाया, एडिटेड, देखिए कैसे एडिट किया जा रहा है। आप देखिए ना, बुंदेलखंड में देखिए, ये देखिए तेलंगाना और उसके बाद आंध्र प्रदेश का डैम है, उत्तर प्रदेश का डैम दिखाया जा रहा है। इनकी आईटी सेल जो है बहुत स्ट्रांग है, ये किसी चीज को कहीं से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, टेम्परिंग करेंगे और टेम्पर्ड करके जनता को गुमराह करने का ये काम करते हैं। ये जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। ऐसे भी वीडियो आप वायरल करें, जनता गुमराह नहीं होगी। अब डॉक्टर खान कह रहे हैं कि ये वीडियो गलत है, मनीष जी वो कह रहे हैं ये वीडियो सही नहीं है, और ऐसे वीडियो वायरल करके आप लोग सिर्फ एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है वीडियो मनीष जी, और अगर ऐसा है तो जवाब दीजिए। आदिल का वीडियो अगर गलत है तो उस वीडियो पे फिर क्रॉस सफाई आदिल ने कैसे दे दी? अभी दोपहर में मैं एक चैनल पे ये डिबेट पे था, उस चैनल ने आदिल से उस वीडियो मांगी और आदिल ने उस पे बताया कि ये उसको एलोब्रेट किया कि नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था। तो कम से कम जिस विधायक प्रत्याशी ने उस बयान को दिया, फिर उस पर सफाई दी, तो अजीत साहब कम से कम दोनों चीजों को आप देख लीजिए। और नाहिद हसन के वीडियो को भी गलत साबित कर दीजिए, जिसने कहा कि हिंदुओं के दुकानों से सामान मत खरीदो, उसी मामले में जेल में है आज वो। नाहिद हसन का समर्थक कह रहा है कि अगर वो वोट नहीं देंगे, यानी जाट वोट नहीं देंगे, तो हम भी वोट नहीं देंगे, हम इतनी संख्या में है, इसको भी आप डिनाई कर दीजिए। देखिए, जो तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो खुली आंखों से देखा जा सकता है। आदिल के वीडियो पर वो हमारे ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ है, मेरा चैलेंज है इस चैनल पर, अगर वो गलत हमने ट्वीट किया है तो कोर्ट जाए अजीज और समाजवादी पार्टी, नहीं तो इस चैनल पर माफी मांगे झूठ बोलने के लिए। ठीक है, मैं अब देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर अब मनीष जी कह रहे हैं कि माफी मांगी गई है आदिल जी की तरफ से। अब अगर वो माफी मांग रहे हैं तो मुझे बताइए डॉक्टर खान, मैं जल्दी से आपका रिप्लाई लूंगी, उसके बाद गजेंद्र जी के पास जाऊंगी, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर खान देखिए सुचरिता जी, एक बात समझिए, मैं जानना चाह रहा हूं, आज ये वीडियो पर बात करते हैं, वायरल वीडियो है, एडिटेड है, सारी बातें हैं, लेकिन ये अपने मुद्दों को क्यों नहीं ले जा रहे? अपने विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? आज समाजवादी पार्टी कह रही फ्री लैपटॉप देंगे, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? हम कह रहे किसानों को मुफ्त सिंचाई देंगे, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? हम कह रहे किसानों का गन्ने का भुगतान 14 दिन में करेंगे, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? हम कह रहे सिंचाई मुफ्त देंगे, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? हम कह रहे 3 यूनिट बिजली, आप मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे? जनता हित की बात क्यों नहीं कर रहे? अपनी उपलब्धियों को क्यों नहीं ले जा रहे? आप सिर्फ नफरत का वातावरण बना रहे हैं। आप अपनी उपलब्धियों को ले जाइए ना, 5 साल आपने काम किया है ना, अब बताइए क्या क्या काम किया, काम बताइए आपने क्या क्या काम किया। आप जनता को काम बताइए, उस पर वोट मांगिए, ये वीडियो वो वीडियो फलाना वीडियो इस पर मत मांगिए। जनता होशियार है, हम बता रहे हैं समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली देगी फ्री मुफ्त,
1 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए हम प्रतिमाह समाजवादी पेंशन देंगे। पुरानी मनीष जी, अब मनीष जी बोलना चाहते हैं। मैं रोहित जी आ रही हूँ, शिवम आ रही हूँ, मनीष जी बोल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि अब ये यहाँ पर बहुत से मुद्दों को लेकर बहस हो रही थी, लेकिन ये एक वीडियो पर आकर अटक गई है। मनीष जी जल्दी से जवाब देंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि आज कौन से और मुद्दे उठाए अखिलेश यादव ने। बोलिए मनीष जी। सवाल जी बोलिए। सुचारिता जी सवाल पूछ लीजिए प्लीज। मनीष जी बोलिए। जवाब नहीं, सवाल रिपीट करिए। मनीष जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप हाथ उठा रहे थे, इसलिए मैं आपके पास आई थी। देखिए मेरा कहना यह है कि तमाम मुद्दे तो हैं, मैं तमाम मुद्दों पे अभी अपना रिपोर्ट कार्ड रख देता हूं, लेकिन आपके ही चैनल पर बैठ के एक आरोप इन्होंने लगाया कि बीजेपी एडिट करती है। जब मैंने उस पर चैलेंज कह दिया तो भाग गए। और रहा सवाल हमारे चुनाव का, तो हमने 4 एक्सप्रेसवे पे हम काम कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनने वाला है, मेडिकल कॉलेजों की एक श्रृंखला हमने बनाई है। जिस अखिलेश यादव की सरकार में कट्टे और तमंचे बना करते थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, असॉल्ट राइफल बन रही है, बुलेट जैकेट बन रही है। किसानों के उपज को खरीदा जा रहा है। इन्होंने सपा और बसपा ने चीनी मिलों को बेचा, हमने नई चीनी मिलें बनाई। और रमाला चीनी मिल जो चौधरी चरण सिंह जी के गांव की चीनी मिल है, उसकी भी क्रशिंग कैपेसिटी हमने बढ़ाई, हमारी सरकार ने बढ़ाई। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जिन आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते थे, आज उन आतंकवादियों की हिम्मत नहीं उत्तर प्रदेश में कदम रखते। तो तमाम वो हमारे काम है जिसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे और जनता से वोट मांगने वाले हैं। लेकिन जो इशू है, जिस इशू पे डिबेट है, उस इशू से भागना नहीं चाहिए। अजीत साहब आरोप लगाए और रेड हैंडेड पकड़े जाने पर आप दूसरे इशू को डाइवर्ट करते हैं। देखिए अब एक बात तो बिल्कुल साफ है, मैं एक बार रोहित जी के पास जाऊं और शिवम उसके बाद आपके पास आ रही हूं। रोहित जी मुझे एक बात बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब ऐसा लग रहा है आपने सपा के साथ गठबंधन किया क्योंकि आपको लग रहा था ये वो जगह है जहां पर हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, और यही वो जगह है जहां पर अब बीजेपी भी लगातार ऐसा लग रहा है कि अपने लिए गणित बिठाने की कोशिश में है। यानी पश्चिमी यूपी से आप लोगों को लग रहा है कि अब तय होगी यूपी में जीत की राह। रोहित जी देखिए सुचारिता जी, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा अनइंटरप्टेड। देखिए आज गणतंत्र दिवस है और हमारे संविधान का सबसे बड़ा अपमान आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है जब इन्होंने एक जाट समागम चुनाव के दौरान किया। मुझे लगता है चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये किस तरीके से जातिगत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया है, इसलिए अब इनको डर लग रहा है, अब इनको ये तकलीफ हो रही है कि जब अब काम नहीं किया तो जनता के बीच में किस मुंह से जाएं, तब ये धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। देखिए अब जाट या मुसलमान या हिंदू कहने से कुछ नहीं होगा, आपको पहले तो 5 साल काम करना चाहिए था। इनके गृह राज्य मंत्री का लड़का किसानों को कुचलने का काम करता है, साल भर तक किसान बैठे रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, उनसे ये बात नहीं करने का काम करते हैं, उनको ये थका देने की कोशिश करने का काम करते हैं, उनके साथ साजिश करने का काम करते हैं। जब चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों का साथ दिया तब जाके वो किसान आंदोलन खड़ा हुआ और अंततः क्या हुआ, किसानों की जीत हुई। तब ये कहां थे? 700 किसानों की शहादत हो जाती है, अभी तक उस पर माफी नहीं मांगी है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के अभी किसी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने माफी नहीं मांगी है कि 700 किसान की शहादत हो गई, हमको दुख है। अभी तक इन्होंने कोई मुआवजा उन 700 किसानों के लिए घोषित नहीं किया है, जबकि इन्होंने ये वादा किया था आंदोलन खत्म करते समय कि हम मुआवजा घोषित करेंगे। देखिए आप निरंतर किसानों का अपमान कर रहे थे। आज की जो बहस थी, मैं एक बार बता दूं कि आज किस तरह से गणतंत्र दिवस पर भी सियासी समीकरण बिठाने की कोशिश हर दल की तरफ से हुई, उस पर मैं बात करना चाह रही थी गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में ये बैठक हुई, उसने खबर का रुख किस तरह से मोड़ दिया है। मैं एक बार बताती हूं कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है। उसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा संविधान संकट में है, नकारात्मक शक्तियां मनमाने विधान से देश चलाना चाहती हैं। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। आधी कमाई दुगुनी महंगाई का ये समय हो गया है, सिर्फ दिक्कत, किल्लत और जिल्लत ही मिली है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। उन्होंने कहा समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, एक तरफ धन संपन्न, दूसरी तरफ निर्धन लोग हैं। यानी ये क्लियर डिवीजन हो गया है देश में। और उन्होंने एक नारा भी दिया, आज सपा का ये नारा दिया कि सब आए, सबको स्थान, सबको सम्मान, यानी सबका साथ सबका विकास की काट अखिलेश यादव ने निकाली है। सबको स्थान, सबको सम्मान, ये अखिलेश यादव का नारा, जो कि चुनावी नारा
एक तरह से मैं कहूं, और अगर दोनों तरफ से देखे जाए तो अब सबको साथ लेने वाले नारे बीजेपी ने भी दिए और अब अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी भी दे रही है, सबको सब आए, सबको स्थान, सबको सम्मान। एक बार मैं बताना चाहती हूं क्योंकि आज गणतंत्र दिवस का मौका है और गणतंत्र दिवस पर आज अमर जवान ज्योति को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। कांग्रेस पार्टी उसे लेकर लगातार सवाल उठा रही थी, किस तरह से अमर जवान ज्योति का विलय हुआ, यहां पर इसको लेकर किस तरह से राष्ट्रवाद को लेकर राजनीति हो रही। कांग्रेस और सपा ने इस पर सवाल उठाए और कांग्रेस और सपा ने सवाल ही नहीं उठाए, उन्होंने कहा कि शहीदों के अपमान का आरोप लगाया कि आपने ये किया, आपने शहीदों का अपमान किया। बीजेपी ने अखिलेश यादव को पाक प्रेमी बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अखिलेश ने पाकिस्तान को दुश्मन नहीं माना। वहीं अखिलेश यादव ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैंने वही कहा जो जनरल बिपिन रावत ने कहा था, मैंने उनका कथन दोहराया है। वहीं दूसरी तरफ से अखिलेश के भाषण में कैसे जिन्ना का जिक्र आया, बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया, राष्ट्रवाद से जोड़ा, बीजेपी ने अखिलेश को जिन्ना प्रेमी बताया। वहीं अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया, उन्होंने कहा बीजेपी बयानों को घुमाकर पेश करती है, इसमें कुछ नया नहीं है, यही आरोप लगाया गया। मैं एक बार गजेंद्र सांखला जी हमारे साथ जुड़ गए। मैं पूरी डिबेट में गजेंद्र जी आपका कभी आपका आ रहा था वीडियो, कभी आपका नहीं आ रहा था, मैं बहुत माफी के साथ आपके पास आ रही हूं। इस पूरे चुनावी समीकरण में जो अमर जवान ज्योति को लेकर सवाल उठाए गए, मुझे लगता है कि आज के दिन गणतंत्र दिवस के दिन भी ये मौका नहीं छोड़ा गया, इस पर सवाल उठाए गए, आपके नेता ने भी उठाए। देखिए सुचित्रा जी, पहली बात तो यह है कि मेरा वीडियो लगातार आ रहा था, पूरी बात आपकी सुन रहा था, धैर्य से मैंने पूरी अपनी बात सुनी है। मैं अपनी टीम से लगातार यही बात कर रही हूं। दूसरी बात आपको ये बतला दूं कि ये चुनाव का समय है। हाँ। और चुनाव के समय में एक एक मिनट कीमती होता है। निश्चित रूप से आज गणतंत्र दिवस है, सभी को उसकी शुभकामनाएं हैं और सब गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ चुनाव चूंकि नजदीक है, सब चुनाव की प्रक्रियाओं के अंदर भी लगे हुए हैं और लगना भी चाहिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सवाल ये तब उठता है जब जिस तरह से सत्तासीन लोगों के अंदर जो बौखलाहट पैदा हुई है, जो भागदौड़ उनके अंदर मच रही है, और भागदौड़ इसलिए मच रही है कि उनका हर किया हुआ काम उनके लिए एक नया कांटा बो रहा है। किसानों का आंदोलन इस बात का प्रतीक है कि आपने 14 महीनों तक देश के किसानों के साथ क्या व्यवहार किया है, वो प्रतिफल में आपको वोटों के रूप में इस चुनाव में मिलेगा। उसके साथ साथ जिस तरह से आपने दिल्ली के अंदर जलने वाली जो जवानों की शहादत की जो ज्योति है उसको बुझा करके भी आपने अपने ताबूत में एक कील और ठोकी है। क्या जरूरत है आप ऐसे मुद्दों को उठाने की जिससे मेरी बहुत से सैनिकों से चर्चा हुई, वार्ता हुई है, वो इस बात को लेकर के बहुत उनकी अंतरात्मा तृप्त है। वो चाहते हैं कि क्यों ऐसा ये सरकार कर रही है कि जो मॉन्यूमेंट आप कह रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा और इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, लेकिन खामियाजा कौन उठाएगा? मैं सिर्फ ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि चुनावी समीकरण में कहीं आप मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही है। अब उसका फायदा या नुकसान या तो सपा को होता नजर आएगा या बीजेपी को, क्योंकि इस वक्त मैदान में आप तो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरे पास महाभारत में आज इतना ही समय था, बहुत माफी चाहती हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और मैं आपके साथ गजेंद्र जी ज्यादा बात नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी मेहमानों का महाभारत में जुड़ने के लिए।